औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इनऑर्गेनिक पेपर बी का जो आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो एमओटी की एक्सटेंशन है, एप्लीकेशन ऑफ एमओटी। इससे पहले आपने होमो न्यूक्लियर जितने भी थे उनकी एमओटी को डील किया। आज हम करेंगे हेट्रो न्यूक्लियर की एमओटी को। इसमें कुछ चीज़ें आपके लिए नई भी होंगी, कॉन्सेप्ट भी नए होंगे। इन चीज़ों को आपने समझना है। हेट्रो न्यूक्लियर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एक आपका आर्टिकल है एडीएस के हवाले से, बीएसई के हवाले से। तो इसको ज़रा आपने अब ध्यान से कुछ चीज़ों को डील करना है, कॉन्सेप्ट आपने अपना बिल्ड करना है, जिसकी वजह से आप फिर आसानी के साथ जितने भी हेट्रो न्यूक्लियर हैं या हेट्रो न्यूक्लियर भी वो हम लेंगे फ़िलहाल अभी अभी तक जो अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं या जो आपकी क्लास ले रहे हैं एडीएस की, उसमें जो हम लेंगे मेन जो हेट्रो न्यूक्लियर हैं वो डाई एटॉमिक होंगे। ठीक है, हम हेट्रो न्यूक्लियर लेंगे ज़रूर लेकिन डाई एटॉमिक लेंगे। फिर हम देखेंगे कि आपके कोर्स में क्या वो हेट्रो एटॉमिक भी शामिल हैं या नहीं है, अगर हैं तो किस लेवल तक हैं। हेट्रो एटॉमिक फिर हम वो लेंगे जो कि पोली आपके आते हैं, पोली एटॉमिक आते हैं, उनको हम डील करेंगे। CO2 हो जाता है, NO2 हो जाता है और NO3 हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अभी हम डाई एटॉमिक लेते हैं लेकिन होंगे हेट्रो न्यूक्लियर जो आपस में डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बने हुए होते हैं। हम इसके लिए जो मेन इसकी हेडिंग बनाते हैं दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक। ठीक हो गया जी, हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक इनके लिए हमने देखना है। और पॉली एटॉमिक का भी इंशाल्लाह हम जल्द जो है वो करेंगे। फिलहाल आज क्योंकि ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी आपको लेंथी भी लगे, बड़ी वीडियो बनेगी क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें थोड़े से ज़्यादा हैं, मॉलिक्यूल भी हम थोड़े से ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इसमें हमारी जो कोशिश है आज की वो ये है कि एक तो हम डील करें कार्बन मोनोऑक्साइड को, दूसरे नंबर पे हम डील करें HF को। ठीक है जी, तीसरे नंबर पे हमारी कोशिश है कि हम डील करें NO को। फोर्थ नंबर पे हमारी कोशिश है हम डील करें NO प्लस को। और फिफ्थ नंबर पे हमारी कोशिश है हम डील करें NO नेगेटिव को। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं। आपको इस हवाले से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएंगी। तो अब हमने हेट्रो लेना है। सबसे पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड को डील करते हैं। तो अब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, हमारे पास ये फर्स्ट जो था डाई एटॉमिक था लेकिन हेट्रो था। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अब हमने क्या करना है इसमें, अब हम इनके एटॉमिक नंबर को डील करते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन ये अगर डील करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अगर हम ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो टोटल अब इनका जो एटॉमिक नंबर बनता है, टोटल Z जो निकलेगा, एटॉमिक नंबर निकलेगा, वो आपका क्या बनेगा 14। यानी टोटल इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे इनके डील करते हैं। अब ये जो अभी मैं आपको रूल बताने जा रहा हूँ ये हर एक चीज़ पे एप्लीकेबल तो नहीं होगा, चंद चीज़ों पे एप्लीकेबल होगा। और वो चंद चीज़ें वो होंगी जो नॉन आयनिक होंगी, आयनिक फॉर्म में नहीं होंगी, कैटाइन नहीं होंगे, एनाइन नहीं होंगे। जो एनाइन या कैटाइन नहीं होंगे उनके ऊपर आप ये रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आपको फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। अभी आप देखेंगे आगे किस तरह हम चलते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए नई भी हैं। तो टोटल कितने इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये याद रखिए कि जब एटॉमिक नंबर आपका टोटल 14 से लेस हो, 14 या 14 से लेस हो, तो वहां पर sp मिक्सिंग होती है। ये मैं लिखने लगा हूं कॉन्सेप्ट। इफ टोटल
एटॉमिक नंबर, नॉट फॉर ऑल केसेस। मैं इसलिए इसको मेंशन कर रहा हूँ, जो मॉलिक्यूल यहाँ पे डिस्कस करेंगे उनको हम डील कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। ये हर एक पे अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ याद दहानी के लिए, आपको समझाने के लिए हम एक रूल बना रहे हैं। इफ टोटल एटॉमिक नंबर इज 14 और लेस देन 14, then mixing of sp ऑर्बिटल अकर। फिर क्या होगा, sp जो है ये आपका अकर होगा। उसकी वजह आप देखें क्या है, मैं कॉमन सी एग्जांपल देता हूं। sp ऑर्बिटल यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे। जब sp ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो जो मिक्स होगा वो हाई एनर्जी पे चला जाएगा। मसलन मिक्स किसने होना है, मसलन pz ऑर्बिटल है आपका, ठीक है जी, और इसके साथ आ रहा है आपका s कोई आएगा। pz ऑर्बिटल और s जब आपस में मिक्स अप हो जाएंगे तो ये चले जाएंगे हाई एनर्जी पर। जब ये हाई एनर्जी पे चले जाएंगे, px और py आपके चले जाएंगे लो एनर्जी पर। जब लो एनर्जी पे चले जाएंगे तो px py आपका अब नीचे आएगा और जो सिग्मा बनेगा वो आपका ऊपर बनेगा। हाई एनर्जी की वजह से आपका जो जो भी आता है pz आपका हाई एनर्जी पे होगा, और py और इधर x आएगा, px और py ये आपका लो एनर्जी पे रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान से देखना है। जब आपका एटॉमिक नंबर टोटल 14 या 14 से लेस होता है तो उस वक्त क्या होता है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, s और p ओवरलैप। जब s और p ओवरलैप करते हैं, ये मैं पहले भी आपको नाइट्रोजन के केस में बता चुका हूँ। sp ओवरलैप की वजह क्या है, क्योंकि ये क्लोज होते हैं, न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो ही अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस के करीब हो जाएंगे, और जो ही करीब होंगे एनर्जी हाई हो जाएगी। इसीलिए 2pz ऊपर जो है चला जाता है, और पाई जो है वो x और y वाले वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। सेम केस है, लेकिन यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर के साथ डील कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी मैटर करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है और ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं डील नहीं कर रहा, फिलहाल आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर आप कंपेयर करें कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है और इनका आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा सा कम है। यानी इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो तो उसमें sp ओवरलैप के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये एक बाद का मसला है, हम बाद में इसको जो है वो अलग एक वीडियो बनाएंगे। अगर इसकी रिक्वायरमेंट हुई यूनिवर्सिटी कंटेंट में तो हम ज़रूर इसको जो है वो अपलोड करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप इस चीज़ को याद रखें, एटॉमिक नंबर 14 या 14 से लेस हो तो sp ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। जब sp ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो क्या होगा, px py लो एनर्जी पे चला जाएगा और z आपका जो है हाई एनर्जी पे रहेगा। इस चीज़ का अब आपने यहाँ पर ख्याल रखना है, ठीक है जी। सिग्मा 2pz जो होगा आपका हाई एनर्जी पे होगा, और सिग्मा जो आपके आएंगे पाई px और पाई py, ये वाले जो हैं पाई px और पाई p वाले लो एनर्जी पे होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, दोनों सेम एनर्जी पे होंगे, दोनों इक्वल होंगे। लेकिन ये जो सिग्मा आ रहा है आपका, ये आपका किधर चला गया, हाई एनर्जी पे। इस चीज़ का आपने इस आर्टिकल के अंदर ख्याल रखना होगा, ठीक हो गया जी। ये आपका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बना। आपने टोटल इलेक्ट्रॉन लिए 14, आपने pz वाला ख्याल रखना है। अब मैं इसकी कन्फिग्रेशन के बाद डायग्राम की तरफ आऊँगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। कार्बन टोटल इलेक्ट्रॉन 6, एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। अब आप गौर करें, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p4, ठीक है जी। कार्बन, अब कार्बन ऑक्सीजन को कंपेयर करें, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है जी।
ऑक्सीजन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये याद रखिएगा जब हम एनर्जी लेवल में लिखते हैं, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको आप एनर्जी लेवल पे हाई लिखते हैं, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको एनर्जी लेवल पे लो लिखते हैं। इस चीज का ख्याल रखिएगा, ये मेन आपका कॉन्सेप्ट है। ये एनर्जी वाइज क्या होगा, एनर्जी वाइज हाई होगा, और लेकिन जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एनर्जी वाइज क्या रखा जाएगा, लो रखा जाएगा। ये आपका इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट बनेगा। बी केयरफुल एंड बी अटेंटिव फॉर दिस कॉन्सेप्ट। साथ साथ लिखते भी जाएं, ये मैं आपको पीडीएफ बना के इसका भेज भी दूंगा नोट्स का, तो आपने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। अब ध्यान रखिएगा बेटे, अब मैं डायग्राम ड्रॉ करने लगा हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड की, CO की डायग्राम ड्रॉ करने लगा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लें, कार्बन की कम है और ऑक्सीजन की ज्यादा है। पहले हम एनर्जी लेवल एक ही ड्रॉ करते थे, अब चूंकि डिफरेंट है अब हम दो एनर्जी लेवल ड्रॉ करेंगे, दो लाइनें ड्रॉ करेंगे ताकि आपके लिए समझने में फिर आपको आसानी हो। एक को मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पे इस तरह करके ब्लैक के साथ, ठीक है जी, आई थिंक सो ये लाइन थोड़ी सी और नीचे जा सकती है, ठीक है जी, ये आ गया। और इधर से मैं ड्रॉ करता हूँ रेड से दूसरी एनर्जी लाइन को, ये एनर्जी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, ये एनर्जी इंक्रीज कर रही है और ये भी एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रही है। ये एनर्जी लेवल हो गए दो आपने। अब आपने इन दोनों के ऑर्बिटल्स को लिखना है। अब जो इस लाइन के करीब करीब आएंगे यहाँ पे वो आपके होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, जिनको आप AO कहते हैं, ठीक है जी, वो क्या होंगे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल। एज इट इज यहाँ पर भी क्या होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। इस लाइन के जो करीब करीब हम ड्रॉ करते हैं वो सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, और दरमियान में हम ड्रॉ करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के साथ ये आपका फर्स्ट टाइम है। देखिएगा ज़रा किस तरह करेंगे। ब्लैक वाली लाइन का जो भी हम ले रहे हैं वो कार्बन है, और एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे हम किसके लेंगे, ऑक्सीजन के लेंगे। कार्बन के मैं ब्लैक से ड्रॉ करूंगा और ऑक्सीजन के मैं जो है वो रेड से ड्रॉ करूंगा। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैंने किसको ड्रॉ करना है, कार्बन का 1s2, ऑक्सीजन का 1s2। अभी आपको एक चीज बताई है, आप ध्यान रखिएगा हम किस तरह इसको डील कर सकते हैं। ये आपका आ गया पहला 1s, ठीक है जी, फर्स्ट आपने S लिया कार्बन का। अब देखें इसको, अब मैं डॉटेड लाइन में ये बाद में मैं रेज कर दूंगा। अगर मैं इसका 1s ड्रॉ करूंगा तो अब इस लाइन के नीचे ड्रॉ करूंगा, क्योंकि इसकी अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन वाले की क्या थी, ज्यादा थी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उसका जो भी ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे वो लो एनर्जी पे ड्रॉ करेंगे। ये देखें, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, हाई एनर्जी पे ड्रॉ हुआ, और इसका 1s क्या है, लो एनर्जी पे ड्रॉ किया। ये देख लें, आपके सामने वाजे फर्क आपको नजर आ रहा है। होप सो ये आपको चीज समझ आ गई होगी कि कार्बन का आपने ऊपर ड्रॉ किया और ऑक्सीजन का आप जो है थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन का है, ठीक है। इसको अगर मैं रेड से ड्रॉ करता हूं तो मजीद आपको क्लियर भी हो जाएगा। थोड़ा सा और मैं नीचे कर देता हूं इसको, ये आपका आ जाएगा 1s ऑक्सीजन का। अब इसका जो ऑर्बिटल होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, वो नीचे ड्रॉ करने हैं आपने। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका ये होगा, दैट इज कॉल्ड सिग्मा, और यहां पर दूसरा लेंगे, दैट इज कॉल्ड सिग्मा स्टार, ठीक हो गया जी। ये आपने लिया सिग्मा और सिग्मा स्टार। इलेक्ट्रॉन फिल कर लें। इसके दो इलेक्ट्रॉन थे 1s2, इसके दो इलेक्ट्रॉन है, रेड से शो करने लगा हूं, दैट इज आल्सो 1s2, ठीक हो गया जी। दो इलेक्ट्रॉन आपके पूरे हो गए। कार्बन के दो हैं, ऑक्सीजन के भी दो हैं। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन नीचे आया, इधर से रेड वाले का एक नीचे आएगा ऑक्सीजन का, ये ओवरलैप कर गए, और यहाँ पे आप देखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक बच गया था, ऊपर चला गया, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आया, ऊपर चला गया। दैट इज फॉर 1s, दैट इज फॉर 1s। इसको बेशक आप इस तरह भी जो है वो अगर कर सकते हैं, इस तरह आप इसको कर लें ताकि फिर आपके लिए जो है समझने में भी आसानी हो। ज़रूरी नहीं होता ये वाला करना, बस आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा कितना नीचे जा रहा है और कौन सा कितना ऊपर है, ठीक हो गया जी। तो ये आपको अब वाजे फ़र्क जो है वो डायग्राम से नज़र भी आ रहा होगा कि S जो है वो किस लेवल पे है। ये वाला S चेक करें किस लेवल पे है, ये S ऊपर है और दूसरे का S नीचे है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अब आप दूसरे S पे आ जाएं, हम 2s ड्रॉ करने लगे।
अब 2s का भी यही क्राइटेरिया है, यहाँ पे अब मैं ड्रॉ करने लगा हूँ। ये 2s है कार्बन का, और इसके नीचे यहाँ पे ड्रॉ करूंगा 2s ऑक्सीजन का। ये एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ किए, ऑक्सीजन वाले का नीचे ड्रॉ किया है और दूसरे का ऊपर ड्रॉ किया। इसका भी सिग्मा और सिग्मा स्टार लेंगे। ये भी एक सिग्मा, और यहाँ पे हमने ले लिया सिग्मा स्टार, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। इसके इलेक्ट्रॉन भी दो 2s2, इसके इलेक्ट्रॉन भी दो 2s2। अब देखें फिल कैसे होगा, फिल ऐसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका ये एज इट इज, इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये एंटी बॉन्डिंग में चला गया, और इसका भी इलेक्ट्रॉन चला गया एंटी बॉन्डिंग में। ये अब आपका आ गया 2s। ठीक हो गया जी। ठीक है जी। ये अब आपका 1 सिग्मा है, यानी सिग्मा 1 और सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, ये लिख लेते हैं ऐसे। ये आपका सिग्मा 2s है और ये आपका सिग्मा स्टार 2s आपका आ गया। ठीक है जी, सेकंड का आपने सिग्मा जो है वो ड्रॉ कर दिया। अब हम डील करते हैं पी को। आपको क्या बताया था कि अब जो हम कार्बन और ऑक्सीजन को डील कर रहे थे, कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें हमने देखा था एटॉमिक नंबर 14 था, इसमें Z ऊपर चला गया, 2pz जो सिग्मा 2pz था वो ऊपर चला गया, उसके पाई जो है वो नीचे आ जाएंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को भी आपने थोड़ा सा समझना है कि इसका पाई अब नीचे क्यों आया है, हालांकि आपको पेड इलेक्ट्रॉन भी नजर आ रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पेड और अनपेड वाला कॉन्सेप्ट था वो कुछ चीज़ों पे लगता है और अक्सर चीज़ों पे वो अप्लाई नहीं होता। अब देखिएगा किस तरह हम इसको जो है वो डील कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा के ऊपर से मैं रेज कर देता हूँ। ये वाला सारा सीक्वेंस जो है ये मैं रेज करने लगा हूँ, ताकि यहाँ पर हम पी को ड्रॉ कर सकें। ये एरो हम थोड़े से ऊपर ले जाते हैं, ये आ गए एज इट इज। ये आपने ऑक्सीजन का जो है लाइन आपने इंक्रीज कर दी। ठीक हो गया जी। अब आप पी देखें, आपने सबसे पहले पी ड्रॉ करना है। पी आपका आ गया कार्बन का, ये ऊपर ड्रॉ किया। पी आपके तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी। दैट इज 2px, 2py एंड 2pz। एज इट इज यहां पे ले लें। अब ये आपने नीचे लेना लो एनर्जी पे। पी अब ऑक्सीजन का जो पी है वो लो एनर्जी पे आप ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है जी, आपके सामने वाजे फर्क आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो एनर्जी लो पे आएगा। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरह, बेशक रेड से ड्रॉ कर दें, ये इस तरह कर ले। अब ये स्टार्ट होगा 2px, 2py और 2pz से। कार्बन के इलेक्ट्रॉन पूरे करें। कार्बन के पी में 2 इलेक्ट्रॉन है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। अब यहाँ पे आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब आपने पी लेना है ऑक्सीजन का, इसको सॉरी ब्लैक से करना था, ये आपका आ गया। ठीक हो गया जी। अब जो ऑक्सीजन का पी है इसके 4 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले, 1 2 3 और 4। अब देखें इनमें से एक भी पेड होता था तो हम सिग्मा नीचे ले जाते थे, लेकिन यहाँ पे सिग्मा ऊपर चला गया। उसकी वजह मैंने बताई आपको, एस और पी ओवरलैप है। एटॉमिक नंबर 14 या 14 से लेस हो तो क्या होता है, एस पी ओवरलैप होता है। एस पी ओवरलैप से जो भी न्यूक्लियस के करीब जाएगा वो 2pz है, इसका भी 2pz है। ये जो ही न्यूक्लियस के करीब जाएगा सिग्मा 2pz हाई एनर्जी पे चला जाएगा और पाई जो है वो नीचे आ जाएगा। अब क्राइटेरिया ये बनेगा, ये दो इस तरह लो एनर्जी पे आ गए, दैट इज 2px और 2py। ठीक है, और ये क्या है आपका सिग्मा। ठीक है, सिग्मा 2px और सिग्मा 2py, ये दोनों अब आपके किधर आ गए हैं, लो एनर्जी पे नीचे आ गए। अब पीछे जी बच गया, जी आपका चला गया है हाई एनर्जी पे, क्योंकि sp ओवरलैप हुआ जिसकी वजह से 2pz आपका किधर चला गया, हाई एनर्जी पे। अब सॉरी ये पाई होगा, गलती हो गई, यहाँ पे पाई आपने करना है और यहाँ पे आपने क्या करना है सिग्मा, क्योंकि 2 थे, ये पाई नीचे आ गया और सिग्मा आपका क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बाकी क्राइटेरिया वही है एज इट इज, जिस तरह हम चलते आए हैं, पाई स्टार और सिग्मा स्टार, दैट इज पाई स्टार, दैट इज सिग्मा स्टार। अब ये आपका 2px है, ये आपका 2py है और ये आपका 2pz है।
ठीक है, ये इसलिए लिख रहा हूँ आपको, नाइट्रोजन के केस में इसका चक्कर भी समझ आएगा कि ये क्यों लिखे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे। आपने ऑफ बाउ प्रिंसिपल के तहत इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, पहले एक्स में, फिर वाई में, फिर एक्स में, फिर वाई में, फिर जी में जाना है हमने। ठीक है, पहले एक्स में, फिर वाई में, फिर वाई में, फिर एक्स में, फिर वाई में, फिर अगेन जो है वो हम जंप करेंगे उसके मुताबिक। आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन फिल करने लगा हूँ, पी एक्स का एक इलेक्ट्रॉन आ गया ये एज इट इज, पी एक्स का ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका ये, इस तरह यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया वो आ गया इधर। ठीक है, इसको डॉट से शो कर देते हैं, और इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा ये आ गया आपका इधर। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन बचे, ये दो इलेक्ट्रॉन अब आपके किधर आ जाएंगे, इस तरफ जो है वो प्रोसीड करेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन आपने मेंशन किए, इसको बेशक आप यहाँ से रेड कलर से मेंशन कर दें ताकि आपको याद रहे कि दो इलेक्ट्रॉन ये किसके आए हैं। ठीक हो गया जी, ये आपकी बनी MO डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है जी, आप जरा देखिएगा हमने क्या किया, ये आ गया, ये आ गया जी। ठीक हो गया, अब हम ब्लैक वाले से भी मेंशन कर देते हैं, ये आ गया पाई स्टार का, और यहाँ पे आपका ये बन जाएगा। ठीक हो गया जी, ये एक आपकी डायग्राम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। दैट इज द डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर जरा आप ऑब्जर्व करें, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। बॉन्ड ऑर्डर आपको बताया था कि आप लास्ट शेल ले लें, आपके लिए आसान रहेगा। लास्ट शेल जो आपने लिया वो पी था, यानी पी आपने पी ऑर्बिटल लिए 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 0 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आएगा 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, इसका मतलब ये होगा कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होगा। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, क्या क्या बन सकती हैं। जब भी बॉन्ड ऑर्डर आए, जब भी कोई बॉन्ड ऑर्डर आए 0 से ग्रेटर हो, तो वो मॉलिक्यूल आपका स्टेबल माना जाता है। उसके बाद जब वो स्टेबल माना जाता है, बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड नेचर में एग्जिस्ट करती है, इसका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। ठीक हो गया जी। तीसरा हम देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये सारे क्या हैं, पेयर्ड हैं। जब ये पेयर्ड होंगे तो पेयर्ड होने का मतलब क्या है, पेयर्ड होने का मतलब ये है कि ये डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, डायामैग्नेटिक। इसमें एक प्रॉपर्टी हम और ऐड कर लेते हैं, क्या ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है कलरफुल होगी या ये कलरलेस होगी, इसका कोई कलर होगा या नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड हों, अब सब इलेक्ट्रॉन देखें पेयर्ड आ रहे हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो उस वक्त वो मॉलिक्यूल कलरलेस होगा। पेयरिंग का चक्कर होता है अनपेयर्ड के साथ। जब अनपेयर्ड होंगे तो तब आपके कलर शो करेंगे, और अनपेयर्ड नहीं होंगे तो कलर शो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी मूवमेंट से कलर स्कीम जो है वो हमें शो होती है। तो जब पेयर्ड होंगे तो ये क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज कलरलेस, इसको जो है वो हम मानते हैं। ठीक है जी, ये क्या बन जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और उसके अलावा हम यहाँ पे एक और चीज जो है वो ऐड कर लेते हैं कि ये अब आपके बनेंगे लो स्पिन, इनको जो है वो कहा जाएगा, क्योंकि ये लो स्पिन ये बात का एक चक्कर है, वो लो स्पिन हम देखेंगे, आपके लेवल पे नहीं है ये। तो जब हम क्रिस्टल फील्ड में जाएंगे फिर आपको हाई स्पिन और लो स्पिन का चक्कर समझ आएगा। फिलहाल हम जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है नहीं करता, डायटोमिक है, और क्या है इसका, ये कलरलेस मॉलिक्यूल जो है वो हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस, दैट इज द MO डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम आते हैं जी दूसरी डायग्राम की तरफ, दैट इज HF। ठीक है जी, HF डायग्राम पे अब हम गौर करते हैं। ये मैं रेज करने लगा हूं, उसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लें HF का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा यूं करूंगा, ये मैं वीडियोस जो हैं वो कुछ क्रॉप करके भी लगाऊंगा। ठीक है, अलग अलग से जो मॉलिक्यूल्स हैं ये उनकी भी लगाऊंगा। आपका ये लेक्चर फिलहाल फ्रीक्वेंट जो है वो चल रहा है थ्रू आउट, तो इसको आपने जो है वो डील करना। अब जो अगला मॉलिक्यूल है हमारा, मॉलिक्यूल नंबर 2, दैट इज HF। हेट्रोन्यूक्लियर है, डाई एटॉमिक है,
हमने इसका ड्रॉ करना है कि ये क्या होता है और किस तरह इसको हम जो है वो लेके चल सकते हैं HF। अब हम इसकी कन्फिग्रेशन पे गौर करते हैं। हाइड्रोजन को अगर देखें, एटॉमिक नंबर 1 है, कन्फिग्रेशन होगी इसकी 1s1। ठीक हो गया। फ्लोरीन को चेक करें, फ्लोरीन का होता है 9, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p5। ठीक हो गया जी। अब हम इनके थोड़ा सा रेडियस और साइज की बात करते हैं। ठीक है जी। उसकी वजह यहाँ पे ये चीज क्यों जिक्र की जा रही है, ये इसलिए जिक्र करेंगे कि जब हम एमओ ड्रॉ करेंगे ये तीनों ऑर्बिटाल नीचे रह जाएंगे और 1s हाई एनर्जी पे चला जाएगा। ठीक है। ये क्यों जाता है हाई एनर्जी पे, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मतलब जब आप ड्रॉ करेंगे ना इसकी डायग्राम, इस तरह की डायग्राम आएगी, वो क्यों आती है हम देखेंगे। इधर कहीं आएगा 1s हाइड्रोजन का, यहाँ पे आपका पी आ रहा है, यहाँ पे आपका ये 1s आ रहा है, ये 2s आ रहा है और ये 2px 2py और 2pz आ रहा है। ये किसका आ रहा है, यहाँ पे फ्लोरीन का आ रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का 1s हाई एनर्जी पे क्यों चला गया है। ठीक है। इसका इसके साथ ओवरलैप नहीं है, क्यों नहीं होता। इसका इसके साथ ओवरलैप क्यों नहीं होता, या ये आपस में मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों नहीं बनाते। ये और ये ही आपस में मिलके क्यों एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। आज हम इस डायग्राम पे गौर करेंगे। ये रीजन हमने देखना है कि 1s क्यों ऊपर चला गया और ये बला नीचे क्यों चली गई है। ठीक है। अब हमने चेक करना है इसको साइज के अकॉर्डिंग, साइज का इस हवाले से क्या इफेक्ट आता है और आपने इस चीज को समझना है अच्छे तरीके से। ये मुश्किल भी है, अब अल्लाह करे मैं निभा पाऊं इसको। अब देखें हाइड्रोजन का साइज अगर हम डील करें, मसलन मैं ड्रॉ करता हूं, ये आपको पॉजिटिव न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है। इसके गिर्द मैं एक ऑर्बिट ड्रॉ करता हूं, ये इसका ऑर्बिट है। ठीक है। इसके अंदर ये मैंने रेड कलर से एक इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिया। न्यूक्लियस से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, रेडियस, दैट इज 78 पिकोमीटर। ठीक है जी। इसका जो रेडियस आता है वो क्या आता है 78 पिकोमीटर। अब हम जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज करता है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या होगा, साइज विल डिक्रीज या विल बी डिक्रीज्ड। साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज्ड कर जाएगा। ठीक हो गया जी। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले दिया जा चुका है। अब इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम यहाँ पे फ्लोरीन का ड्रॉ करते हैं। ये आपने लिया जी फ्लोरीन का, ये आ गया न्यूक्लियस। अब फ्लोरीन के शेल ड्रॉ करते हैं। फिर फ्लोरीन के 2 ही शेल आएंगे। ये आपका एक शेल आ गया रेड कलर से, इसके 2 इलेक्ट्रॉन मैं अब शो कर रहा हूं रेड कलर से। ठीक है जी। ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने शो किए रेड कलर से और इसके करीब करीब ही यहाँ पे थोड़ा सा साइज में छोटा करने लगा हूं। ये आपका दूसरा आ गया। अब ये पहले वाला K था, अगले वाला आपने क्या ड्रॉ किया L। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं आपने 7। ठीक है जी। 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा हूं। एक ही थोड़े से फासले पे मैं फिलहाल करूंगा। तो अब देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी। और एक यहाँ पे आप ड्रॉ कर ले, ये आ गया आपका 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा है और इसका साइज थोड़ा सा कम है। ये देखें मेरी फिंगर का साइज चेक करें, ये आपको ये मिल रहा है और यहाँ पे ये देखें फर्क आ रहा है, इतना गैप आपको नजर आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब इसका साइज क्या है, स्मॉल है। तो अगर हम इसका रेडियस चेक करें, इसका रेडियस जो थ्योरेटिकल मिलता है हमें बुक्स के अंदर, वो मिलता है 70.5 समथिंग। ठीक है। या बाज ने 72 भी लिखा है। हम यहाँ पे एक एवरेज बना लेते हैं, मसलन आप ले लें 70.5 या 70.6 जो है बनता है पिकोमीटर, और अप्रोक्सीमेट हम लेते हैं इसका 71 पिकोमीटर। ठीक है जी। ये हमने इसका रेडियस ले लिया। अब जब हम इसको फर्दर लेके चलते हैं, आगे डील करते हैं, साइज तो हमने कर लिया है, तो अब इसका क्या क्राइटेरिया होगा। अब इसका साइज ज्यादा है, इसका साइज कम क्यों है। आपको मैंने एक चीज बताई थी
कि जो ही आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। इसी न्यूक्लियर चार्ज को हम एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज आल्सो डिनोटेड बाय Z इफेक्टिव। ठीक है, ZEFF के साथ, ये पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तब होता है, मसलन आप समझ ले बात, इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है, इसकी एक ओरिजिनल वैल्यू है, एज इट इज इसने भी खींचना है, लेकिन यहां पे ये भी आपके इलेक्ट्रॉन आ गए, ये पॉजिटिव इस ब्लैक वाले को खींचेगा और पॉजिटिव रेड वाले को भी खींचेगा। अब पॉजिटिव ने, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पॉजिटिव ने रेड इलेक्ट्रॉन को खींचना है 2 न्यूटन फोर्स के साथ, और एज इट इज पॉजिटिव ने खींचना है ब्लैक वाले इलेक्ट्रॉन को उसी फोर्स के साथ। ठीक है जी, 2 न्यूटन फोर्स ही के साथ उसको डील करेगा। लेकिन क्या होता है अब यहाँ पे, क्योंकि बीच में अब शील्डिंग इफेक्ट आ गया है, बीच में ये इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव की ब्लैक इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाती है। जो ओरिजिनल न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाता है, और वही कम न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। वो ओवरऑल सारी वैल्यू कैलकुलेट करके जो उस एक सेम वैल्यू से सारे शेल्स को खींचता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का नाम देते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपका आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम जिस तरह निकालते हैं वो किस तरह निकाला जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसको हम कहते हैं EN के साथ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके निकालने का फार्मूला होता है एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड सिग्मा। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसको हम अच्छे तरीके से डील भी करते हैं कि ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है जी, ये आपका क्या आ जाएगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। Z आ गया आपका एटॉमिक नंबर, और ये क्या बन जाएगा आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर। अब इसमें कुछ चीजें हैं जिनको आपने डील करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन चीजों पे। अब ये चीजें आपके लिए अब थोड़ी सी मुश्किल और ट्रिकी शुरू होने वाली हैं। सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम निकालेंगे हाइड्रोजन का, फिर हम निकालेंगे हाइड्रोजन के बाद फ्लोरीन का, और फ्लोरीन में फिर आपके पास ये देखें 1s भी है, फ्लोरीन के पास 2s भी है, 2p भी है। हम इनको चेक करेंगे कि इनका EN कैसे निकाला जा सकता है। अब जरा EN निकालने का मेथड देखिएगा, मैं फार्मूला जनरल लिखने लगा हूं। EN निकालने का फार्मूला है Z माइनस सिग्मा। ठीक है, अब किस तरह निकलता है फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में क्या आएगा, हाइड्रोजन का क्योंकि क्या होता है 1s1 होता है। ठीक है जी, 1s1, इसका एक ही ऑर्बिटल है। आप जरा देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका अब क्या आएगा EN फॉर हाइड्रोजन, Z माइनस सिग्मा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अब देख लें, 1 के बाहर कोई शेल आपको नजर नहीं आ रहा। जब कोई शेल आपको नजर नहीं आएगा तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है, जो नेक्स्ट शेल आने चाहिए थे, वो 0 हो जाएगा। एक तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, इस पहले शेल के बाद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई शेल नहीं है, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट इसका 0 माना जाएगा। तो यानी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है अगले शेल्स की, तो यहाँ पे हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या मानते हैं 0, तो ये आपका आ जाएगा 1। तो EN जो हाइड्रोजन का निकलता है वो क्या आएगा आपका 1 आएगा। इस वैल्यू पर ध्यान रखिएगा, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इसी वजह से इसका साइज बड़ा है, न्यूक्लियस ने इसको कम फोर्स के साथ खींचा है, जिसकी वजह से इसका साइज क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है। तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या आ गया आपका 1 आएगा। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं फ्लोरीन के केस में। अब ये आपने चेक किया, अब यहाँ पे फॉर फ्लोरीन लेते हैं, फॉर
फ्लोरीन, और फ्लोरीन के लिए हम क्या लेंगे, पहले 1s लेते हैं, उसका हम चेक करते हैं कि क्या आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा उससे मुश्किल होगा, ठीक है जी। अब फ्लोरीन का चेक करें। फ्लोरीन का मैं एक सबसे पहले एटॉमिक नंबर ले लें। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, और इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट अब किस तरह डील किया जाएगा, देखिएगा। मैंने 1s का एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया है, ठीक है जी, इसका एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा। अब इस एक इलेक्ट्रॉन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आपने पहले शेल का जस्ट एक इलेक्ट्रॉन लिया, बाकियों को आपने छोड़ देना है। आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इस एक इलेक्ट्रॉन के बाहर कितने और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये देख लें, 1 2 3 4 5 6 7। आपने क्या लिखा जी, 7 इलेक्ट्रॉन पहले के बाहर मौजूद हैं, ठीक हो गया जी। और इनकी कोई कंट्रीब्यूशन है, ये याद रखिएगा, जो बाहर के शेल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती इनर शेल के लिए, ठीक है। कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है बाहर के शेल का अंदर वाले शेल पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बाहर के शेल का अंदर वाले शेल पे कोई इफेक्ट नहीं होता। बेशक बाहर 7 इलेक्ट्रॉन हैं, इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, हम इसको जो है वो 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये आपका आएगा 0 कंट्रीब्यूशन के साथ बाहर का शेल। लेकिन इस पे अब हम क्या देखेंगे, क्या इस एक इलेक्ट्रॉन को आपने जो लिया है इसमें कोई और इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, इस शेल में और इलेक्ट्रॉन भी हैं। अब हम देखते हैं कि प्लस के साथ यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन और भी है, ये वाला, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 1, एक इलेक्ट्रॉन और है। ये इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आप एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट स्पिन के साथ भी आएंगे। अब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को चेक करते हैं, तो इसकी कंट्रीब्यूशन क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है 0.30। हम अभी 1s की बात कर रहे हैं, तो ये आपका 1s का सीक्वेंस स्क्रीनिंग कांस्टेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपने याद रखनी है वैल्यू, कि अगर 1s का इलेक्ट्रॉन हो, 1s का एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे 1s का, तो होता है 0.30, उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 0.30। तो अब हम इसका टोटल निकाल लेते हैं, 9 माइनस ये आपका 0 आ जाएगा, प्लस ये बनेगा 0.30। अगर इनको ऐड करें तो 9 माइनस 0.30 आ जाएगा। तो अब ये टोटल अगर निकालते हैं तो 8.70, ये आपका En निकल आया है, किसका जी, 1s का। 1s ऑफ फ्लोरीन का आपने क्या निकाल लिया, En, ठीक हो गया जी। ये आपकी एक चीज जो है वो बन जाएगी। अब इसी तरह आप निकाल लें, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, बल्कि इसके नीचे कर लें ताकि बात समझ भी हमें आ जाए। इसको ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने अब लेना है फॉर फ्लोरीन, अब कौन से लेने हैं आपने, 2s और 2p के। ये इस शेल के अंदर 2s भी प्रेजेंट है, 2p भी प्रेजेंट है, मैं दोनों को इसलिए लिख रहा हूं। इसका हम En निकालते हैं, देखिएगा जी, En इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, Z माइनस सिग्मा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आ गया 9, माइनस सिग्मा लेना है। अब आपने ध्यान रखिएगा, मेरी बात गौर से सुने। अब आपने कौन सा लिया, लास्ट शेल लिया, 2s2p वाला शेल लिया आपने, L शेल लिया। L शेल का मैंने एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, कोई सा एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लें। इस एक इलेक्ट्रॉन के अलावा, इस एक इलेक्ट्रॉन के अलावा क्या बाहर कोई और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां पे कोई और शेल आपको नजर आ रहा है, नहीं है शेल। इस एक इलेक्ट्रॉन के बाहर कोई शेल प्रेजेंट नहीं है। जब शेल ही प्रेजेंट नहीं है तो उनकी कंट्रीब्यूशन भी नहीं होगी, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0। फिर आ गया जी प्लस, क्या इस इलेक्ट्रॉन के अलावा और भी इलेक्ट्रॉन हैं, क्या इस इलेक्ट्रॉन के अलावा और भी इलेक्ट्रॉन है, गिन लें जरा इस शेल में। इस शेल के अंदर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो इन 6 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन क्या होती है, जो बाहर के शेल हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन कितनी है, वो कंट्रीब्यूशन होती है 0.35। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, 0.35। अभी भी काम हमारा नहीं जो है वो चला। अब क्या देखें, इसके अंदर अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जो आपने आखिरी ये पकड़ा है इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है 1s के।
जाहिर बात है इनका असर होगा, इनकी कंट्रीब्यूशन होगी, ये इसको रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन हमने अब यहाँ पे चेक करने हैं। अब इसके अंदर ये मैं ब्लैक से यहाँ से रेज करने लगा, ये देखिएगा इसके अंदर अब दो इलेक्ट्रॉन है, इन दो की कंट्रीब्यूशन कितनी है, और 1s के अगर दो हो तो इनकी कंट्रीब्यूशन होती है 0.85। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। ठीक हो गया जी। इसको जब टोटल हम करते हैं कैलकुलेट, 9 माइनस ये आपका 0 हो जाएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई वगैरह करें तो ये 3.8 बनता है, तो टोटल आपका आएगा 5.2। तो जो ई एन बनेगा इसका वो कितना आएगा, 5.2 आएगा फॉर 2s और 2p। अब चेक करें जरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1 था, साइज बड़ा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 8.70, सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसीलिए पॉजिटिव ने पहले शेल को खींच के रखा हुआ है। ठीक हो गया। अब दूसरे शेल को देखिए, दूसरा शेल न्यूक्लियस से दूर है, उसकी वजह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 5.2। अब एनर्जी का इनमें जो है वो डिफरेंस आ रहा है। अब ये देख लें, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका कम होगा उतना ही वो हाई एनर्जी पे जाएगा। जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा उतना ही वो हाई एनर्जी पे डील किया जाता है, उतना ही वो हाई एनर्जी पे आता है। हम इसको जो है वो अब चेक कर लेते हैं। ये चीज समझ आ गई आपको। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, न्यूक्लियस कम खींच रहा है, इन दोनों को न्यूक्लियस ज्यादा खींच रहा है। हाइड्रोजन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1 है, इसीलिए इसका 1s हाई पे जाएगा, और इन दोनों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा है, तो ये ऑर्बिटल लो लेवल पे आएंगे 1s से b। दैट इज द मेन रीजन फॉर द लो लेवल ऑफ द 1s and 2s and 2p orbital of the fluorine as compared to the hydrogen। तो ये आपको जो मैंने पहले यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके बताई थी उसका मेन रीजन ये आपका बनता है। ठीक हो गया जी। अब हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्ड करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग, कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप लेते हैं तो इसका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो रिलेशन क्या होता है, इनवर्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, उतना लो लेवल पे आएगा। आपने एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो आपने लिया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाइड्रोजन के केस में वो आपने लिया 1, और आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो लिया फ्लोरीन के मुकाबले में जो कि 1s का आपने लिया वो 8 पॉइंट समथिंग था, वो हमारा निकला था जी 8.70। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपने फ्लोरीन के 2s और 2p का लिया था, दैट वुड बी 5.2। वो कितना लिया आपने, 5.2। अब ये देख लें, ये दोनों ज्यादा हैं और ये कम हैं। अब ये दोनों ज्यादा हैं, मतलब अगर हम इनको ऐड भी करते हैं तो ये 13 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है जी। अब ये ज्यादा है, जब ये ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम, लो लेवल पे आएगा। और इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, एनर्जी इसकी क्या होगी, ज्यादा, ये हाई एनर्जी पे ऊपर की तरफ आएगा। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। अब जो हम यहाँ पे एमओ ड्रॉ करेंगे उस एमओ पर अब आपने गौर करना है। तो ये अब आप डायग्राम थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा। ठीक हो गया जी। अब इसमें आपने क्या चेक करना है, आपने ड्रा किया लेवल, ये आपका जी लेवल आ गया ऑक्सीजन, इसके लिए हाइड्रोजन के लिए ये आपका लेवल आ गया यहाँ पर फ्लोरीन के लिए। यहाँ पे लिख लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे हम लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, और मिड में हम लेंगे यहाँ पे दरमियान में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक हो गया जी। अब हमने एनर्जी यहाँ पे मेंशन करनी है, ये इनकी एनर्जी है, इधर भी इनकी क्या मेंशन की, हमने एनर्जी मेंशन की। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपने क्या कहा 1s हाई एनर्जी, पहले आप f के ड्रॉ कर ले सीधे सीधे, बिल्कुल सीधे सीधे आसान आसान। आपका पहले 1f आएगा जी, ये 1s आएगा फ्लोरीन का, ये इसका 2s आएगा ये, और 2p इसका आएगा यहां पर, ये इसका आ गया 2p, 2px 2py और 2pz।
ठीक हो गया जी, ये आपकी आ गई ओवरलैपिंग। इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें, 1s2 2s2 और 2p फ्लोरीन है 9 है, 2p5 होना चाहिए 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक हो गया जी, ये 5 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे अब पूरे कर लिए। अब ध्यान रखिएगा, मेरी बात गौर से सुनिएगा। आपने ये फ्लोरीन का ड्रॉ किया, हाइड्रोजन का आप एस जो ड्रॉ करने जा रहे हैं वो मैं यहाँ पर इस तरह रेड से शो करने जा रहा हूँ। ये अब आपने ऊपर ड्रॉ किया है हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। बता चुका हूँ आपको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका कम था, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी ज्यादा। तो अब देखें, ये और ये कंबाइन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, इसका एनर्जी लेवल कम है, ये बहुत दूर है, ये आपस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना सकते। ये आपस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना सकते, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ये आपस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं, इनका थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो कम है। ठीक हो गया जी। अब ये किस तरह कंबाइन होगा, अगर हम sp ओवरलैप चेक करें, आपको जो मैंने साई के अकॉर्डिंग इनकी इंटरमिक्सिंग बताई थी जब हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे, वीबीटी मैंने आपको बताया था डिटेल से, एमओटी भी बताया था, साई जब हमने लिया था एक फंक्शन हमने लिया था, तो उसमें आपको बताया था कि जब आप लेते हैं मसलन ये आपका आ जाता है x, ठीक है जी, x आप ले रहे हैं तो ये आपका आ रहा है s, ठीक है। इसी तरह आप थोड़ा सा y यूं करके तिरछा ले ले, ठीक है जी, ये आपका s है, ये आपका s है, ये px है और ये py है और ये अब आपका pz आ रहा है, ठीक है जी। ये pz मसलन अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखें, अगर ये ओवरलैप करना चाहे तो बीच में नोडल प्लेन आ जाता है। नोडल प्लेन वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता, खाली जगह होती है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करता, मसलन वहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, उसको नोडल प्लेन कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे, आपको बता चुका हूँ, ये ओवरलैप पी एक्स के साथ नहीं करेगा, पी वाई के साथ भी ये प्रॉपर ओवरलैप नहीं करेगा क्योंकि थोड़ा सा नोडल प्लेन भी इसके साथ शेयर होगा, तो इस फायदा नहीं होगा। यहाँ पे देखें ये दोनों आपस में शेयर होंगे, यहाँ पे कोई नोडल प्लेन का चक्कर नहीं है। तो जब ये ऐसे हो, दोनों पॉजिटिव शेयर हो, तो उस वक्त हमने नाम रखा था इसका सिग्मा पी एक्स हमने कहा था इसको, ठीक है। सॉरी पी जेड है ये, सॉरी ये जेड है, यहाँ पे जेड आएगा, तो ये आपका क्या आएगा पी जेड, सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है जी। ये जो बॉन्ड बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड, हम इसको डील करते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो रहता है, ठीक हो गया जी। अब आप अगर इसको उल्टा बनाते हैं ऐसे, ये इधर चला गया और ये दूसरा आएगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन होता है तो उस वक्त क्या होता है आपका सिग्मा स्टार होता है, पी जेड आप कहते हैं इसको। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं साई के साथ, अगर नहीं समझ आ रहा तो इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है हमारे पास। अब इसको आप देख लें, छोड़ दें इसको, बेशक अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इतना समझे कि पी एक्स पी वाई आपस में कंबाइन नहीं होंगे, पीछे क्या कंबाइन होगा, पी जेड के साथ ये ओवरलैप करेगा। जब पी जेड के साथ ओवरलैप करेगा तो अब ये जो दो बच गए हैं जिन्होंने ओवरलैप नहीं किया, ये अब आपके बनेंगे नॉन बॉन्डिंग, ठीक है जी। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये दोनों क्या होंगे नॉन बॉन्डिंग में आएंगे। नॉन बॉन्डिंग कैसे शो करेंगे, मैं यहां पर इस तरह ड्रॉ कर रहा हूं, इनको आगे लेके आ रहा हूं। नॉन बॉन्डिंग दो हैं, ये दो लाइनें हमने ड्रॉ कर दी, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एज इट इज आ जाएंगे, ये आपके नॉन बॉन्डिंग है जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। पीछे क्या रह गया आपका पी जेड और ये 1s। तो पी जेड के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऐसे और एक ड्रॉ करेंगे ऐसे, दैट इज सिग्मा, दैट इज सिग्मा स्टार, और ये होगा आपका सिग्मा 2pz, और ये भी क्या होगा सिग्मा 2pz, ठीक है जी। अब ये जब लेके चलेंगे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका आ जाएगा रेड से और एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया ये वाला, ये अब आपका आ जाएगा इधर, ठीक हो गया जी। तो ये एच एफ की आपकी एमओ डायग्राम थी, इसमें नॉन बॉन्डिंग दो आते हैं, ठीक है। ये आपके जो नॉन बॉन्डिंग है इनको हमने यहाँ पे मेंशन किया, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। इसी तरह ये भी देखें, ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इनको भी मेंशन करने लगा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये भी क्या है नॉन बॉन्डिंग, इसने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, एज इट इज 1s ने भी कोई बॉन्ड नहीं बनाया, तो ये भी आपने कैसे शो की है नॉन बॉन्डिंग, ठीक हो गया जी। ये सारे आपके क्या आ रहे हैं नॉन बॉन्डिंग, ये भी आपका नॉन बॉन्डिंग, ये भी नॉन बॉन्डिंग और ये भी नॉन बॉन्डिंग, टोटल ये वाले बॉन्डिंग है। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर, इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर चेक करें, नॉन बॉन्डिंग काउंट नहीं करने, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट, वैसे भी हम लास्ट चार्ज काउंट करते हैं, ये जब काउंट करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 -0 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या आएगा 1,
बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। इट्स मीन एच एफ के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है जी, एच एफ के दरमियान सिंगल बॉन्ड जो है वो कंसीडर होगा। उसके अलावा जब बॉन्ड ऑर्डर है तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल भी है, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी करता है, और उसके अलावा अगर हम देखें ये पेयर्ड हैं। ठीक है, जो बॉन्डिंग है ये सारे पेयर्ड हैं, तो ये बिहेवियर इसका क्या होगा, डायामैग्नेटिक बिहेवियर डील किया जाएगा। और उसके अलावा अगर हम इसको डील करेंगे तो ये क्या होगा, कलर आपका लेस होगा, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो मॉलिक्यूल क्या होते हैं आपके, कलरलेस। इसीलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या है आपकी, कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता। उसके अलावा अगर स्पिन की बात करें, जो कि हम उसमें डील करेंगे क्रिस्टल फील्ड में, CFT में, तो वो आपकी क्या होगी, लो स्पिन, क्योंकि ये क्या है, पेयर्ड है। ठीक है, वो मैं लिख नहीं रहा क्योंकि आपके हो सकता है ये समझ से बाहर हो चीज़, लो स्पिन और हाई स्पिन। तो ये आपकी HF की MO डायग्राम जो है वो बन जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ये आपके दो मॉलिक्यूल हैं जिनको हमने डील किया है। तो अब आप केयरफुल रहिएगा, नेक्स्ट जो हम करेंगे उसमें हमने नाइट्रोजन को लेके चलना है, NO को ड्रॉ करना है। ठीक है जी, NO को हम इसमें जो है वो बाद में ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए फिर मैं जो है वो अलग वीडियो बनाने लगा हूँ। ये वीडियो यहीं पे मैं पॉज करता हूँ, 51 मिनट जो हैं आपके लेक्चर को हो गए हैं। तो उसके बाद जो हम करेंगे वो NO+ की करेंगे। तो आपने जो असाइनमेंट के तौर पे करना है वो आपने करना है HCl का, सेम यही क्राइटेरिया जो आपने HF का किया एज इट इज़ आपने किसका करना है, HCl का करना है। ये आपकी असाइनमेंट हो जाएगी। आपने HCl की MOT को ड्रॉ करना है, और ये सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस की हैं इन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है आपने, कि किस तरह इनका जो है वो हम कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर किस तरह निकलता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे आ रहा है, सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट इनका कैसे ले रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा फोकस रखना है। आपका कंसर्न इस डायग्राम के साथ है। ठीक है, तो ये डायग्राम बनती कैसे है वो चीज़, सारी चीज़ें मैंने पीछे डिस्कस की हैं। ठीक हो गया जी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।